हेलो और हमारे इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की असली पावर आखिर किसके हाथ में होती है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें कुछ बहुत ही डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल नोट्स और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स शामिल हैं, तो मज़ा आने वाला है। हाँ, मज़ा तो आएगा। और इन्हीं सोर्सेज का इस्तेमाल करके आज हमारा मिशन है कि हम प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट और ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे पूरी तरह से डीकोड करें। सही कहा आपने। हम बेसिकली ये समझने वाले हैं कि जो पावर कागजों पर लिखी है और जो असलियत में इस्तेमाल होती है, उनके बीच का मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। और मैं सोच रही थी कि इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स से करते हैं। एक ऐसी पहेली जो शायद किसी को भी कंफ्यूज कर दे। अच्छा, कौन सी पहेली? देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 पढ़ें तो उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है कि यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में निहित है। मतलब कागज पर देखें तो लगता है कि सारी ताकत प्रेसिडेंट के पास है। हाँ बिल्कुल, पढ़ने में तो ये लगता है। लेकिन असल जिंदगी में हम सब जानते हैं कि देश के सारे बड़े फैसले या जो गवर्नमेंट को चलाने वाली असली ताकत है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ऐसा क्यों? चलिए इस व्यवस्था को अनपैक करते हैं। ये बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस सिस्टम की तरफ देखना होगा जो इंडिया ने आज़ादी के बाद अपनाया था। आप वेस्टमिंस्टर मॉडल की बात कर रहे हैं ना? जो हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। हाँ बिल्कुल वही। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पावर किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती। इसे दो अलग अलग हेड्स में डिवाइड किया गया है, एक नॉमिनल हेड और एक रियल हेड। नॉमिनल हेड मतलब जो सिर्फ नाम के हेड हैं, यानी डिजोर अथॉरिटी, ये एकदम सही। और दूसरे होते हैं रियल हेड, यानी डे फैक्टो अथॉरिटी, जिनके पास असल ताकत होती है। इसको ना एक कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझते हैं। मैं अभी सोच ही रही थी, जैसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसमें एक चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जिनका नाम हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। राइट, वो कंपनी का चेहरा होते हैं, एक बहुत ही डिग्निफाइड पोजीशन पर। लेकिन अगर हम डे टू डे ऑपरेशंस देखें, हायरिंग, फायरिंग, मार्केट स्ट्रैटेजी, वो सब चेयरमैन नहीं करते। वो काम तो कंपनी के सीईओ का होता है। एग्जैक्टली। सीईओ असल में कंपनी चलाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में प्रेसिडेंट उस चेयरमैन की तरह है और प्राइम मिनिस्टर उस कंपनी के सीईओ हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई आम बोलचाल की बात नहीं है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस भी है हमारे सोर्सेज में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है क्या इस पर? हाँ ना, दो बहुत ही ऐतिहासिक केसेस का जिक्र है। पहला है 1955 का राय साहेब राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव पावर के मतलब को डीपली एनालाइज किया था। और दूसरा केस कौन सा है? दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है 1974 का शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन दोनों केसेस में कोर्ट ने साफ कहा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि कोई काम प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन पर होगा, तो वो असल में प्रेसिडेंट की पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वो असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैटिस्फैक्शन होती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब लीगली प्रेसिडेंट वही करते हैं जो काउंसिल उन्हें एडवाइस करती है। अरे वाह! लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा है। अगर सारी ताकत पीएम को ही इस्तेमाल करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये सारी पावर सीधे पीएम के नाम पर क्यों नहीं लिख दी? बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। ये जो प्रेसिडेंट के नाम का डिटोर लिया गया है ना, इसके पीछे का रीजन है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। मतलब ताकि कोई डिक्टेटर ना बन जाए। हाँ एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक ऐसी सरकार चाहते थे जो हमेशा पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हो। अगर सारी पावर सीधे किसी एक इंसान को दे दी जाती तो डिक्टेटरशिप का खतरा बहुत बढ़ जाता। तो ताकत एक पूरी संस्था को दी गई है और उनके डिसीजंस को प्रेसिडेंट के थ्रू चैनल किया जाता है, जो डे टू डे पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं। बिल्कुल, इससे एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बन जाता है। अब जब ये क्लियर हो गया है कि असली बॉस सीईओ यानी प्राइम मिनिस्टर ही हैं, तो क्या हम इनकी अपॉइंटमेंट पर बात करें? हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अंडर प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये उनकी कोई मर्जी नहीं होती है ना? नहीं, अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। यहाँ पर एक लंबा ट्रेडिशन काम करता है। लोकसभा के इलेक्शंस में जिस पार्टी या अलायंस के पास बहुमत होता है, प्रेसिडेंट उसी के लीडर को बुलाते हैं। राइट।
और एक बार पीएम की नियुक्ति हो गई तो बाकी मिनिस्टर्स कैसे चुने जाते हैं? बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। मतलब टीम में कौन होगा, किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये सब पीएम तय करते हैं। इसी प्रोसेस में ना एक बहुत ही यूनिक रूल है जो मुझे सोर्सेज में दिखा, डबल मेंबरशिप रूल। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझाएंगी इसे? श्योर। ये रूल कहता है कि कोई भी इंसान एग्जीक्यूटिव का हिस्सा तब तक नहीं बन सकता जब तक वो लेजिस्लेचर का हिस्सा ना हो। मतलब मिनिस्टर बनने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर पीएम किसी बाहर के एक्सपर्ट को, जैसे किसी बड़े इकोनॉमिस्ट को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहें? वो बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। उस इंसान को 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतकर या नॉमिनेट होकर पार्लियामेंट आना ही पड़ेगा, वरना उसकी कुर्सी चली जाएगी। बहुत सही। ये रूल इंश्योर करता है कि हर मंत्री जनता के प्रतिनिधियों के प्रति अकाउंटेबल हो। लेकिन ये जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, इसमें 2003 में एक बड़ा ट्विस्ट आया था। अरे हाँ, वो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। हाँ, उससे पहले के दौर में ना पॉलिटिकल नंबर्स का बहुत ही क्योटिक फेस चलता था। जब किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी तो सरकार बचाने के लिए क्या करते थे पता है? मुझे याद आ रहा है, वो जंबो कैबिनेट्स बना देते थे ना, नेताओं को खुश करने के लिए। बिल्कुल। 70, 80, कभी-कभी तो 90 लोगों की कैबिनेट बन जाती थी। अजीब-अजीब डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते थे, सिर्फ मिनिस्टर का टाइटल देने के लिए। ये तो टैक्स पेयर्स के पैसों की पूरी बर्बादी थी। और काम भी कहाँ ही होता होगा इतने लोगों के साथ। एग्जैक्टली। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 91st अमेंडमेंट लाया गया। इसने एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल लिमिट लगा दी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टोटल साइज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो उसका 15% करीब 81 या 82 हुआ जी। बस इतने ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। हाँ, और एक और चीज, इस अमेंडमेंट ने दल बदल या डिफेक्शन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अगर कोई नेता पार्टी चेंज करके डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया। तो 15% रूल ने टीम का साइज तो फिक्स कर दिया। अब मैक्सिमम 82 लोगों की टीम बन गई। लेकिन इन 82 लोगों में पावर बराबर थोड़ी बढ़ती है। बिल्कुल नहीं। इस टीम के अंदर एक पूरी हायरार्की होती है, एक पदानुक्रम। इस हायरार्की को ना हम एक सोलर सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। हाँ, वो एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। तो इस सोलर सिस्टम के सेंटर में सन कौन है? सुने, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सारी एनर्जी और ग्रेविटेशनल पुल उन्हीं के पास है। और उनके सबसे करीब वाली जो ऑर्बिट है ना, उसमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। सही कहा। ये गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, ये सारे बड़े डिपार्टमेंट्स इन्हीं के पास होते हैं। मतलब जब न्यूज में आता है कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया तो वो फैसला 80 लोग नहीं ले रहे होते। नहीं, वो फैसला बस ये 15-20 लोगों का इनर सर्कल ले रहा होता है, जिसे कैबिनेट कहते हैं। और इस इनर ऑर्बिट के बाहर कौन होता है? उनके बाहर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये छोटे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। ये रेगुलर कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते, बस तब आते हैं जब इनके डिपार्टमेंट का कोई मुद्दा हो। अच्छा, और सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में? वहां होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अटैच्ड और डिप्टी मिनिस्टर्स। ये लोग बेसिकली बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंट्स का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब पूरा पावर सेंटर प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के पास ही है, बाकी लोग सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, लेकिन एक नियम है जो इस पूरे सोलर सिस्टम को जोड़कर रखता है। इसके बिना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। मैं समझ गई। आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना? आर्टिकल 75 क्लॉज 3। बिल्कुल, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सीधा सा मतलब है सिंक और स्विम टुगेदर, एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं? मान लीजिए किसी एक मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनाई और लोकसभा ने उसे फेल कर दिया या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया। तो क्या सिर्फ वो एक मिनिस्टर रिजाइन करेगा? नहीं, यही तो कैच है। पूरी की पूरी सरकार को, मतलब पीएम समेत पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि एक मंत्री का फेल होना पूरी कैबिनेट का फेल होना माना जाता है। एग्जैक्टली। और इसी प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए सीक्रेसी यानी गोपनीयता का नियम भी है। कैबिनेट मीटिंग्स में जो भी बात होती है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहती है। यहाँ मुझे एक डाउट है। इंसान है तो डिसएग्रीमेंट तो होगा ही। क्या कोई मिनिस्टर बाहर आकर ये कह सकता है कि वो सरकार की किसी पॉलिसी से सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं। बंद कमरे में आप जितना चाहे लड़ लें, बहस कर लें, लेकिन कमरे के बाहर आपको एक यूनाइटेड फ्रंट ही दिखाना होगा। हर मंत्री को पॉलिसी डिफेंड करनी पड़ती है। और अगर वो ऐसा ना करना चाहे तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, रेजिग्नेशन। आप सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहुत स्ट्रिक्ट है ये। अच्छा, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में
एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जिक्र है, वो क्या है? वो कहता है कि मिनिस्टर्स अपने पद पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक बने रहते हैं। लेकिन यहां फिर से वही डी जूरे और डी फैक्टो वाला फर्क आ जाता है। मतलब कागज पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। जब तक पीएम का विश्वास है तब तक कुर्सी सलामत है। अगर पीएम ने कहा इस्तीफा दो और मंत्री ना माने तो पीएम प्रेसिडेंट को बोलकर उसे डिसमिस करवा सकते हैं। बाप रे, तो पीएम सच में बहुत पावरफुल है। चलिए अब वापस उस रिश्ते पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, नॉमिनल हेड और रियल हेड। हाँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का कनेक्शन। इनके बीच बातचीत कैसे होती है? मतलब कोई फॉर्मल ब्रिज तो होगा ना? बिल्कुल है, और वो ब्रिज है आर्टिकल 78। ये आर्टिकल पीएम की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तय करता है कि वो कैबिनेट के सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस और लॉज की जानकारी प्रेसिडेंट को दें। अच्छा, मतलब प्रेसिडेंट को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखना जरूरी है। हाँ, और अगर प्रेसिडेंट को लगे कि किसी मंत्री ने अकेले कोई बड़ा फैसला ले लिया है जिस पर कैबिनेट में बात नहीं हुई, तो प्रेसिडेंट पीएम को बोल सकते हैं कि इसे पूरी काउंसिल के सामने रखो। ये तो बहुत बढ़िया चेक एंड बैलेंस है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते में सबसे ज्यादा वजन शायद आर्टिकल 74(1) में है, जो एड एंड एडवाइस वाला क्लॉज है। हाँ, वो एड एंड एडवाइस सुनने में बहुत फ्रेंडली लगता है, जैसे कोई सलाह दे रहा हो, लेकिन 1970s में इसका मतलब पूरी तरह बदल गया था। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा था 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था ना? बिल्कुल, उस अमेंडमेंट ने फॉर्मली ये तय कर दिया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह हर हाल में माननी पड़ेगी। ये बाइंडिंग हो गया। मतलब प्रेसिडेंट के पास ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट आया। नई सरकार ने पावर बैलेंस को थोड़ा ठीक किया। उन्होंने प्रेसिडेंट को एक छोटा सा पुशबैक मैकेनिज्म दिया। वो रिकंसिडरेशन वाला ना, कि प्रेसिडेंट किसी भी सलाह को एक बार वापस भेज सकते हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट उसी बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दे बिना किसी चेंज के, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। तो फिर इसका फायदा ही क्या हुआ? जब आखिर में साइन करना ही है तो एक बार वापस भेजने से क्या बदल जाएगा? नंबर्स में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, जब देश के हेड ऑफ स्टेट किसी पॉलिसी पर सवाल उठाकर उसे वापस भेजते हैं तो मीडिया की पूरी अटेंशन उस पर आ जाती है, जनता में डिबेट शुरू हो जाती है। ओ, मैं समझी। तो सरकार मजबूर हो जाती है कि वो उस पॉलिसी को दोबारा अच्छे से स्क्रूटनाइज करे ताकि जल्दबाजी या घमंड में कोई गलत फैसला पास ना हो जाए। बिल्कुल, और आखिर में प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। इससे ये इंश्योर होता है कि देश में पावर के दो पैरेलल सेंटर्स ना बन जाएं जो आपस में ही लड़ते रहें। वाह! तो अगर मैं इस पूरे डीप डाइव को समराइज करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही नाप तोल कर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां असली चाबी पीएम और उनकी कैबिनेट के पास है। हाँ, लेकिन ये ताकत एब्सोल्यूट नहीं है। उन्हें हर कदम पर पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल रहना पड़ता है। और प्रेसिडेंट हमेशा एक वॉच कार्ड की तरह ये देखते रहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। एकदम सही समरी दिया आपने। लेकिन देखिए, जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। अभी तक हमने बात की मेजॉरिटी वाली सरकार की, जहां पीएम एक ऑल पावरफुल सीईओ की तरह काम करते हैं। हाँ, जहाँ उनके पास क्लियर नंबर्स होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी एक पार्टी के पास बहुमत ना हो, जब सरकार कई अलग अलग पार्टीज के गठबंधन से यानी कोएलिशन से चले, तब क्या होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ना? क्या तब भी पीएम एक ऑल पावरफुल सीईओ रह पाते हैं, या फिर उनका रोल बस एक नेगोशिएटर या क्राइसिस मैनेजर का बनकर रह जाता है, जहाँ उन्हें रोज पॉलिसी डिसीजंस लेने से ज्यादा अपने अलायंस पार्टनर्स की डिमांड्स और ईगोस को हैंडल करना पड़े? बिल्कुल, कागजों पर लिखी वो सीईओ जैसी ताकत और गठबंधन की राजनीति की वो जमीनी हकीकत, इन दोनों का टकराव अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बात है। थियरी और रियलिटी का ये फर्क ही हमारी डेमोक्रेसी का सबसे डायनामिक हिस्सा है, और उसका कोई सीधा जवाब किताबों में नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस सवाल पे आप लोग भी जरूर सोचिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। ऐसे ही नए फैक्ट्स और फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम आगे भी अनपैक करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।